अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है मेम्ब्रेन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स को। तो ये वो रिसेप्टर्स हैं जिनके साथ एक प्रोटीन अटैच होती है और जो प्रोटीन जी प्रोटीन कहलाती है। अब क्या है कि इस रिसेप्टर पे एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होती है जहां पे आपका लाइगेंड आके अटैच होगा, यानी कि वो एक बाइंडिंग साइट है रिसेप्टर की। और इसके बाद ये बेसिकली ट्रांस मेम्ब्रेन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें धंसा हुआ है। मतलब इसका कुछ पोर्शन अंदर है, कुछ पोर्शन बाहर है, और बाकी पोर्शन जो है इसका जो एंकर हुआ हुआ है पोर्शन वो सेल मेम्ब्रेन में हुआ है, यानी फिक्स वहां पे है। तो अब क्या है कि बाहर अटैच होगा और सेल मेम्ब्रेन में ही कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं, बेसिकली वो प्रोटीन्स के सब यूनिट्स हैं जो मिलके एक जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन्स मिलके एक जो है बड़ा मॉलिक्यूल जो है इफेक्टर मॉलिक्यूल जो कहलाती है वो बनती है। अब क्या है कि इसके तीन सब यूनिट होते हैं, अल्फा बीटा और गैमा। जो बीटा और गैमा है ये बेसिकली एक एंकर का काम करती है, यानी उसको पकड़ के रखने का काम करती है, जबकि गैमा जो है वो जीटीपी के साथ अटैच होती है, जो कि एक्टिवेशन होने के बाद आगे अपना काम करती है। वो हम देखते हैं आगे कैसे करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाहर से एक आएगा रिसेप्टर पे एक वो लाइगेंड आएगा, वो आके अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद क्या होगा, नॉर्मल पोजीशन उसकी ये होती है कि वो तीनों जो सब यूनिट है जी प्रोटीन जो हैं वो अटैच होती हैं एक दूसरे के साथ और वो रेस्टिंग स्टेट पे होती है। जब रिसेप्टर आके बाइंड हो जाएगा तो ये गैमा और बीटा तो अपनी जगह पे ही रहेंगी, लेकिन अल्फा जो है वो जीटीपी के साथ इन दोनों से डिसोसिएट होके आगे निकल जाएगा। आगे एक और मॉलिक्यूल होगा एडिनाइल साइक्लेस, उसको वो जाके बाइंड करेगा, एक्टिवेट कर देगा। और उससे क्या होगा, साइक्लिक एएमपी जो है वो बनेगी। ये किस केस में हम बात कर रहे हैं, ये उस केस में जब ये जो है अ, जो जी प्रोटीन है ये जीएस टाइप की है, यानी कि जी प्रोटीन्स की भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह जीएस हो गया या जीआई हो गया या जीक्यू। ये उनके फंक्शन और उनके जो आगे इफेक्टर मॉलिक्यूल है उसकी बेस पे उन्होंने डिवाइड किया। अगर जीएस होगा तो वो स्टिमुलेट करेगी एडिनाइल साइक्लेज जो एक इफेक्टर मॉलिक्यूल है उसको, और अगर वहां पे जीआई है तो वो इसको इनहिबिट करेगी, मतलब इस रिसेप्टर की एक्टिवेशन से वो इनहिबिट अगर होता है तो वो जीआई टाइप का है या काइंड का है। अगर अगर जीक्यू है तो वो एक और इफेक्टर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट होगा जिसका नाम फॉस्फोलाइपेज सी होगा, यानी वो इफेक्टर मॉलिक्यूल ही चेंज हो जाएगा उस काइंड में। वरना अदरवाइज जो है वो जो एक्टिवेशन और जो प्रोसेस है या सब यूनिट्स हैं वो सेम ही होते हैं, लेकिन उसका फंक्शन क्या है या मतलब वो एक्टिव स्टिमुलेट कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है या फिर आगे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल कौन सा प्रेजेंट है उसकी बेस पे ये काइंड्स डिफरेंट है। अच्छा, आगे वही बात उसने जो मैंने आपको पहले बता दी कि ये किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स ये बना होते हैं। और एक्टिवेट होने के बाद अल्फा और जीटीपी जो है वो डिसोसिएट होके आगे जो है अपना एक इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं। और ये जो रिस्पॉन्स है ये यूजुअली जो है कुछ सेकंड से कुछ मिनट्स में चलता है। अब आप ये देखें, जिस तरह हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं ये आयन चैनल्स वाला, तो आप एक तरतीब से अगर इसको याद रखें तो आपको एग्जाम के लिए भी बड़ी आसानी हो जाएगी। कि जो आयन चैनल्स हैं उसका सबसे थोड़ा होता है टाइम, मिली सेकेंड्स में उसका होता है। और आगे जो है फिर आगे आ रहा है, देखें जी प्रोटीन्स का आ रहा है कि एक सेवरल सेकंड्स टू मिनट्स है। आगे चलते चलते आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आप इसका जो ड्यूरेशन है वो भी अपने माइंड में रख सकते हैं। अच्छा, अब ये जो आगे साइक्लिक एएमपी इस केस में ये जीएस प्रोटीन के केस में यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसके साथ साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस हुआ है, साथ में एक इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ है। अब ये साइक्लिक एएमपी आगे जो है मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ चीजों में काम आएगा, जिस तरह के ये जो है
प्रोटीन्स की प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करेगा, और उसके अलावा जो फर्दर सेलुलर प्रोसेसेस हैं उनको एक्टिवेट करेगा, ताकि एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो सके। इसी तरह जो फॉस्फोलाइपेज सी है, जो जीक्यू काइंड में प्रेजेंट होता है इफेक्टर मॉलिक्यूल, इसके रिस्पॉन्स में दो सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जैसे कि इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट IP3 और दूसरा DAG। अब इनमें से DAG और साइक्लिक AMP दोनों का काम ये है कि वो प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट करते हैं सेल के अंदर, और जो है वो मुख्तलिफ जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो आगे फर्दर प्रोड्यूस करते हैं। एक कह लें कि एक तरह से चेन रिएक्शन चल रहा होता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये साइक्लिक एडिनाइल साइक्लेज है या फॉस्फोलाइपेज सी है, ये एक अफेक्टर मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसने एक अफेक्ट प्रोड्यूस करना है। इनके रिजल्ट में जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो है सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल। या आप डिफरेंस देखेंगे, अफेक्टर मॉलिक्यूल क्या है और सेकेंडरी मैसेंजर क्या है। सेकेंडरी मैसेंजर वो है जो आगे एक फर्दर पैगाम लेके जाएगा किसी और मॉलिक्यूल के पास, और फिर उसको आगे से आगे वो बायोलॉजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह उसने एडिशनली आपको एक और बता दिया कि यहाँ पे इस केस में GQ के केस में जो IP3 रिलीज होता है उसका क्या काम है कि वो इंट्रासेलुलर फ्री कैल्शियम कंसेंट्रेशंस को रेगुलेट करता है, उसके साथ साथ प्रोटीन काइनेसिस भी एक्टिवेट करता है। आगे थर्ड टाइप की बात करें, एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स। अब ये वो रिसेप्टर हैं जो आगे किसी एंजाइम से लिंक होंगे, जिसके रिस्पॉन्स में एक एंजाइमेटिक रिएक्शन होगा। अच्छा, दिस फैमिली ऑफ रिसेप्टर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन। अच्छा, अब ये जो है ये एक मतलब कि इसके सब यूनिट्स भी हो सकते हैं और इसकी डायमर फॉर्म में भी हो सकते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जब एक रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उसके रिस्पॉन्स में कुछ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस आती हैं, यानी कुछ उसकी शक्ल में या उसकी शेप में चेंजेस आती हैं, या उसके कोई केमिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ जाएगी, जिसकी वजह से जो साइटोसोल यानी सेल के अंदर की जो एक्टिविटी है वो ज्यादा हो जाती है एंजाइम्स की। दिस रिस्पॉन्स लेट ऑन द ऑर्डर ऑफ मिनट्स टू आवर्स। ठीक है, अब पहला था वो मिली सेकेंड में था, दूसरा आ गया था सेकेंड से कुछ मिनटों में, और अब ये तीसरा जो है मिनट से कुछ आवर्स तक चला गया। ठीक है, उसके बाद अब ये है कि इसमें आपको बताया कौन कौन से ये हो सकते हैं। उसके बाद ये जो इंसुलिन की यहाँ पे साइड पे एग्जांपल आपको दी हुई है डायग्राम में कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में आ जाता है। अच्छा, इसमें अब देखें यहाँ पे आप अगर देखें इंसुलिन का रिसेप्टर है, इसके दो जो है सब यूनिट है अल्फा और बीटा। उसमें अब आगे आप देखें कि जो बीटा सब यूनिट है उसमें टायरोसिन जो है वो अटैच है निचली साइड पे। ये तो है इनएक्टिव स्टेट में। जब वो इंसुलिन आएगा और वो अटैच होगा, उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जो टायरोसिन है उसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाती है। ये किस तरीके से होती है ये हम इधर देख लेते हैं। The activated receptor phosphorylate tyrosine residue on itself and then other specific protein। पहले वो अपने आप को phosphorylate करेगा, उसके बाद दूसरी प्रोटीन्स को करेगा। Phosphorylation can substantially modify the structure of the target protein, thereby acting as a molecular switch. For example, when the peptide hormone insulin bind to two of its receptor subunits, their intrinsic tyrosine kinase activity causes autophosphorylation of the receptor itself। जो टायरोसिन काइनेज अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल में, उसकी एक्टिवेशन उसकी एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि जब बाइंड हुआ है कुछ अंदर एक्टिविटी होती है सेल के अंदर, जिसकी वजह से जो टायरोसिन अटैच होता है रिसेप्टर पे वही फॉस्फोराइलेट हो जाता है। मतलब खुद ही से एक ऑटो फॉस्फोराइलेशन इसलिए कहा है
कि खुद ब खुद हो रही है उसके अटैच होने से, कोई मतलब कि उसने अटैच हुआ, उसकी अपनी ही जो है फॉस्फोराइलेशन हो गई है। इसकी वजह से क्या होता है कि जब एक रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो वो दूसरे पेप्टाइड या प्रोटीन को भी कर देता है फॉस्फोराइलेट, और फिर इस तरीके से जो है वो सिग्नल्स को आगे, जो इंपॉर्टेंट सिग्नल्स हैं वो कन्वे करता है, या एक कैस्केड चल पड़ती है एक्टिवेशन की, और सिग्नल जो है वो आगे से आगे जाता रहता है, जिस उसी तरीके से जिस तरह हमने पिछले रिसेप्टर्स का पढ़ा कि वो किस तरीके से आगे सिग्नल कन्वे करते हैं। अब यहाँ पे जब ये हो जाती है तो इंसुलिन बाइंडिंग activate receptor tyrosine kinase activity in the intracellular domain of the beta subunit of the insulin receptor। ठीक है, यहाँ पे अटैच हो गई। उसके बाद क्या है कि टायरोसिन रेजिड्यूज ऑफ द बीटा सब यूनिट, ये यहाँ पे मेरी पीडीएफ में कुछ है मिसिंग, तो ये बीटा है। बीटा सब यूनिट आर ऑटोफॉस्फोराइलेटेड, ठीक है, वही उसने बताया कि उसकी अटैचमेंट से उसी की अपनी ही फॉस्फोराइलेशन हो रही है, इसलिए इसको ऑटोफॉस्फोराइलेशन कहा है। उसकी वजह से क्या होता है कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज phosphorylates other proteins, for example, insulin receptor substrate। अब क्या है इसके ऑटोफॉस्फोराइलेशन से अब क्या है कि दूसरे जो है सबस्ट्रेट है, यानी दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आगे वो भी फॉस्फोराइलेट हो जाएंगे, और फिर आगे फर्दर एक कैस्केड चल पड़ेगी, मल्टीपल सिग्नल्स जो हैं वो आगे जनरेट होंगे, एक बायोलॉजिकल रिस्पांस की तरफ लेके जाएंगे। फॉस्फोराइलेटेड आईआरएस यानी कि इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स promote activation of other protein kinases and phosphatases, leading to biologic actions of insulin, यानी कि इंसुलिन के आगे जो रिस्पॉन्सेज हैं वो जनरेट होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स की। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी इन तक जाने के लिए लाइगेंड को लिपिड सॉल्युबल होना जरूरी है, यानी हाइड्रोफोबिक होना जरूरी है, ताकि वो इजीली क्रॉस कर जाए और अंदर जाके बाइंड करें। अगर कोई हाइड्रोफिलिक है तो वो इन रिसेप्टर्स तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होगा। तो अब क्या है कि ये जब अंदर जाएंगे, अंदर जाके रिसेप्टर्स जो है वो कहीं फिक्स नहीं होंगे, वो रेंडमली साइटोसोल में घूम रहे होंगे, जिस तरह हमने पिछले रिसेप्टर्स का पढ़ा कि वो एक मतलब एम्बेडेड थे उसमें सेल मेम्ब्रेन में, एक जगह पे ही प्रेजेंट थे। लेकिन इसकी केस में ऐसा नहीं होता, ये मतलब क्योंकि साइटोसोल जो है वो ज्यादातर उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है उसके लिक्विड है, जैसे ये मूव कर रहा होता है, मूव कर रहे होते हैं रिसेप्टर्स। तो अब क्या है कि ये जो है जब ये लाइगेंड अंदर जाएगा आपका और अंदर जाके उसके साथ अटैच होगा, उसके बाद जो है इसका ये जो टाइप होती है इस तरह के रिसेप्टर मेजरली जो है इनका काम ज्यादातर न्यूक्लियस के अंदर जाना होता है, और उधर जाके ये अपना काम दिखा रहे होते हैं, जो इस टाइप के ज्यादातर रिसेप्टर्स देखे गए हैं। अच्छा, द प्राइमरी टारगेट ऑफ these ligand receptor complex are transcription factors in the nucleus. Binding of the ligand with its receptor generally activate the receptor wide association from a variety of binding protein. अब क्या है कि जैसे ही ये लाइगेंड आके अटैच होगा उस रिसेप्टर के साथ, ये बहुत सारी जो रिसेप्टर की प्रोटीन्स अटैच होती हैं वो उनको रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से रिसेप्टर जो है अपनी एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो मूव करेगा न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस में जाने के बाद वहां पे वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंड करेगा,
और अपनी जो है जीन की रेगुलेशन जिस तरह भी उसने करनी है, अगर अप रेगुलेट करना है या डाउन रेगुलेट करना है, जो भी इसका काम है वो करेगा, परफॉर्म करेगा। और फिर उस तरीके से वो डीएनए को आरएनए या आरएनए को प्रोटीन में जो बदलने का प्रोसेस है या उसको क्या कहते हैं रेगुलेशन जो है उसकी, उसको डिस्टर्ब भी कर सकता है, मतलब उसको बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, और उस तरीके से हमें एक बायोलॉजिक रिस्पॉन्स जो है वो अचीव होता है। अच्छा, अब ये जो इस टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं, इनका जो रिस्पॉन्स टाइम है या ड्यूरेशन है या एक्टिवेशन का टाइम है वो है आवर्स टू डेज। अब देखिए, पहले हम घंटों तक थे पिछले वाले रिसेप्टर में, अब इसमें डेज तक बात चली गई है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीरॉयड हार्मोन exert their action on target cell via intracellular receptors. Other target of the intracellular ligands are structure, protein, enzyme, RNA and ribosome. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने मुख्तलिफ आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं कि ये ड्रग होगी तो वो कहाँ एक्ट करती है, दूसरी ड्रग होगी तो वो कहाँ एक्ट करती है, वही आपको एग्जाम्पल्स दे रहा है कि किस तरह वो अंदर जाके वो प्रोटीन के साथ भी अटैच हो सकती है, एंजाइम के साथ भी, राइबोसोम्स का मतलब मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज के साथ भी जाके अटैच हो सकती हैं। अच्छा, आगे बात कर ली जाए कि सिग्नल ट्रांसडक्शन जो है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहली बात तो ये है कि इसके दो मेन फीचर्स हैं। एक तो वो छोटा सा कोई सिग्नल आता है, उसने उसको बॉडी को एम्पलीफाई करके बताना है कि ये बात हुई है, अब इसको आगे किस तरीके से आगे हायर जो है वो डिटेक्टर्स के पास कह सकते हैं आप जुबान में, कि उन तक किस तरह पहुंचाया जाए। जिस तरह एम्पलीफाई करने का मकसद यही है कि आप उसको सही तरीके से जान सकें और सही तरीके से बॉडी उस चीज को कन्वे कर सकें। और दूसरा इसका मकसद ये भी है कि सेल को एक्सेसिव स्टिमुलेशन से बचाना। दो मकसद हैं इसके मेन। तो अगर सेल सिग्नल एम्पलीफिकेशन की बात करें तो जिस तरह जी प्रोटीन लिंक है या एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स हैं, इनमें एबिलिटी है कि वो छोटे से सिग्नल को बहुत जो है वो लार्ज या एम्पलीफाई करके बता सकती हैं, और उनकी ना सिर्फ ड्यूरेशन बल्कि उनकी इंटेंसिटी भी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि एक सिंगल अगर एगोनिस्ट और रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स बनता है, वो सिर्फ एक नहीं बल्कि काफी सारी जी प्रोटीन्स को जो है वो एक्टिवेट कर सकता है और उनसे इंटरेक्ट कर सकता है। और आपको पता है, जी प्रोटीन ने ही आगे किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल के साथ जाके अपने सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स रिलीज करवाने थे। तो एक तरह से आप देख सकते हैं, एक जो है रिसेप्टर है वो इस तरीके से मुख्तलिफ जी प्रोटीन्स के साथ अगर करेगा तो मुख्तलिफ इफेक्टर मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे। अगर मुख्तलिफ इफेक्टर मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी वजह से बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, और फिर सेकेंडरी मैसेंजर मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा काम करेंगे। अगर उनका काम प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करना था, तो बहुत सारे प्रोटीन काइनेसिस सिर्फ एक रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की वजह से ही जो है वो एक्टिवेट हुए हैं या बने हैं। अच्छा, और उसके अलावा उसने ये भी बात बताई कि जो एक्टिवेटेड जी प्रोटीन्स persist for a longer duration than does the original agonist receptor। अच्छा, अब जो एक रिसेप्टर और एगोनिस्ट का एक कॉम्प्लेक्स बना है, वो कितनी देर आपस में जुड़ा रहता है, इस इसकी बजाय अगर आप नोट करें कि जी प्रोटीन जो एक्टिवेट हुई हैं उनका कितना ड्यूरेशन है वो काम करने का, तो आप ये देखेंगे कि जी प्रोटीन जितनी देर वो काम कर रही होती है ना एक्टिवेट होने के बाद, तो वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एगोनिस्ट और रिसेप्टर की बाइंडिंग के ड्यूरेशन से। तो इस वजह से वो एक तरीके से उसको बहुत एम्पलीफाई करके बता रही है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक ड्रग का आपको बताया है एल्ब्यूटेरॉल का, जो सिर्फ कुछ मिली सेकेंड के लिए जो है वो एग्जिस्ट करती है अपने रिसेप्टर पे। मतलब बाइंडिंग उसकी बहुत कुछ सेकंड मिली सेकंड की होती है, लेकिन जो उस बाइंडिंग के नतीजे में जी प्रोटीन एक्टिव हुई होती हैं, उनका रिस्पॉन्स जो है
वो हंड्रेड्स ऑफ मिली सेकेंड्स होता है, मतलब कई गुना ज्यादा है उसकी बाइंडिंग की ड्यूरेशन से। तो फर्दर prolongation and amplification of initial signal are mediated by the interaction between G proteins and their respective intracellular targets। ठीक है, तो वही बात कि वो प्रोलॉन्ग भी करता है और एम्पलीफाई भी करता है, और ये जो है उसकी इनिशियल बाइंडिंग की बजाय उसकी जो जी प्रोटीन और आगे जो इंट्रासेलुलर टारगेट्स हैं उन पे ज्यादा डिपेंड कर रहा है कि वो कितने ज्यादा हुए हैं एक्टिवेटेड। अच्छा, आगे एक और इसने इम्पोर्टेंट बात बताई है कि सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास एक एम्प्लीफिकेशन का फिनोमेना हो रहा है रिसेप्टर्स में, तो इस वजह से हमें बहुत थोड़े से रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं जो बाइंडिंग करें लाइगेंड के साथ, और उसके रिस्पॉन्स में हमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है जो हमें बायोलॉजिक रिएक्शन के लिए चाहिए, रिएक्शन कह रही हूँ, बायोलॉजिकल एक्शन के लिए चाहिए होता है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि आपके सारे रिसेप्टर जो है वो भरे हुए हों तभी आपको एक रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये फिनोमिना है, इसकी वजह से हमें थोड़े से भी अगर एक्टिवेट हो जाएं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। A system that exhibit this phenomena are said to have spare receptors. Spare receptors are exhibited by insulin receptors, where it is estimated that 99% of receptors are spare. This constitutes an immense functional reserve that ensure that adequate amount of glucose enter the cell. On the other hand, in the human heart, about only 5 to 10% of the total beta adrenoceptors are spare. An important implication of this observation is that little functional reserve exists in the failing heart, because most receptor must be occupied to obtain maximum contractility. अच्छा, अब क्या है कि इसमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट उसने दिया है स्पेयर रिसेप्टर्स का। अब जिस तरह मैंने ये आपको पिछली ड्रग का बताया और उसके ये एल्बिटरॉल की जिक्र किया कि किस तरीके से वो होता है, तो इस केस में, इस तरह के केस में कहा जाता है कि 99% रिसेप्टर, यानी कि अगर अगर एक सेल के ऊपर 100 रिसेप्टर्स हैं तो उनमें से 99 जो हैं उन पे कोई लाइगेंड अटैच नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक रिसेप्टर अटैच होता है अपने लाइगेंड के साथ, और उसके रिस्पॉन्स में मैक्सिमम रिस्पॉन्स शो हो जाता है, बिकॉज दैट रिसेप्टर हैज सम अदर फिनोमेना like of amplification through G proteins or some other factor molecule, जिसकी वजह से उसका जो है रिस्पॉन्स ज्यादा जनरेट हो रहा है। अब क्या है कि लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एक और एग्जांपल लें, जिस तरह बीटा एडिनोसेप्टर्स जो हैं जो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, अब इनका काम अगर ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका कहा जाता है कि इनमें जो है सिर्फ 5 to 10% स्पेयर होते हैं, उसके अलावा सारे जो होते हैं वो भरे हुए होते हैं। अब इसकी बात भी ये है कि क्योंकि उसको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टिलिटी चाहिए होती है, इस वजह से इनके केस में ज्यादा स्पेयर रिसेप्टर्स नहीं होते, तो ये फंक्शन पे उसके डिपेंड करता है और उसकी नेचर पर। कुछ रिसेप्टर्स में बहुत स्पेयर रिसेप्टर्स होंगे टाइप में, कुछ रिसेप्टर टाइप में, और कुछ में नहीं। आगे बात करते हैं डिसेंसिटाइजेशन एंड डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स। अच्छा, अब ये है कि अगर आप रिपीट कर रहे हैं एक ही ड्रग को, बेशक वो एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, तो उसके रिस्पॉन्स में आपका जो रिसेप्टर है वो आम जुबान में आप कहें तो एक ढीठ हो जाएगा, मतलब उसका रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो हमारा एक सर्वाइवल का जो सिस्टम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है, यानी कि उसमें क्या है कि सेल ताकि डैमेज ना हो, अब सेल डैमेज ना हो, वो प्रोटेक्ट रहे, और उससे क्या है कि आगे जो है वर्स कंडीशन ना हो ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि ऑब्वियसली सेल डैमेज होंगे तो फिर टिश्यू डैमेज होंगे और फिर
ऑर्गन और फिर बड़े लेवल पे आप ह्यूमन बॉडी की बात कर लें। तो मतलब उसको वर्स्ट सिचुएशन से बचाने के लिए ये सारे जो फिनोमिनाज हैं ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें डिसेंसिटाइजेशन आ जाएगी, डाउन रेगुलेशन आ जाएगी। दोनों में फर्क क्या है? डाउन रेगुलेशन जो है वो उसमें क्या है कि सेल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से, फॉर एग्जांपल अगर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है तो वो या तो अंदर चले जाएंगे या फिर अंदर जाके वो डिग्रेड हो जाएंगे या फिर वैसे ही पड़े रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर से बाहर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस सिग्नल गिवन बाय न्यूक्लियस। ठीक है। तो लेकिन दूसरे केस में डिसेंसिटाइजेशन में क्या है कि वो रिसेप्टर्स कहीं नहीं जा रहे, वो वहीं प्रेजेंट है, लेकिन हुआ क्या है कि वहां पे अटैच नहीं हो पा रहा लाइगेंड, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा केमिकली जो स्ट्रक्चर है उसका, रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइड है वो चेंज हो गया है, या कोई और चीज जो है वो हो गई है, वहां पे कोई और केमिकल इवेंट हुआ जिसकी वजह से वहां पे बाइंडिंग सही तरह नहीं हो पा रही। अब जब सही तरह बाइंडिंग नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो अटैच नहीं होगा और आगे सारे फिनोमिना होंगे ही नहीं, क्योंकि जो भी आगे फिनोमेना होना है उसके लिए जरूरी है कि पहले रिसेप्टर का लाइगेंड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बने। जब वो कॉम्प्लेक्स ही नहीं बन पा रहा तो आगे वो रिस्पॉन्स कैसे शो करेगा? तो ये जो फिनोमेना है डिसेंसिटाइजेशन का, इसको कहते हैं टेकीफ्लेक्सिस भी कहते हैं, और ये फॉस्फोराइलेशन भी हो सकती है या कोई और भी वहां पे केमिकल चेंज आ सकती है, जिसकी वजह से वो लाइगेंड जो है वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा बाइंडिंग साइट पे। तो इसके बाद जो मैंने आपको डाउन रेगुलेशन में आ गया वो यही है कि या तो वो रिसाइकिल हो जाएगा जब सेंसिटिविटी रिस्टोर होगी, यानी कि जब दोबारा जरूरत पड़ेगी, या फिर वो वैसे ही डिग्रेड हो जाएगा और जब जरूरत होगी वो नए बना देगा। अच्छा, एक और चीज ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि खास तौर पे आयन चैनल्स के केस में, रिसेप्टर्स के केस में, इसमें क्या होता है कि अगर आप दोबारा से उसको एक्टिवेट करवा रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो वो फौरन एक्टिवेट नहीं होगा, उसको कुछ टाइम लगेगा रीएक्टिवेट होने में। तो उस टाइम के दौरान जो रिसेप्टर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते उसको हम कहते हैं कि वो रिफ्रैक्टरी फेज में है, यानी कि वो वापस आ रहा है, अपने रिकवरी फेज में है। तो इसके अलावा एक और फिनोमिना भी है डाउन रेगुलेशन का, तो आप पढ़ा, इसी तरह अप रेगुलेशन भी है। फॉर एग्जाम्पल उसने यहाँ बताया रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ ए रिसेप्टर, repeated exposure of a receptor to an antagonist may result in upregulation of the receptor, in which receptor reserves are inserted into the membrane, increasing the total number of receptors available. Upregulation of the receptor can make the cells more sensitive to agonists and or more resistant to the effect of the antagonist. अब इसमें क्या हो रहा है कि कभी कभी ये भी हो सकता है कि जब आप बार बार दे रहे हैं, एक एंटागोनिस्ट दे रहे हैं, एंटागोनिस्ट का क्या काम है कि उसको उसका ऑपोजिट एक्शन देना, यानी उसका क्या करना, लाइगेंड जो बाइंडिंग साइट है उसको क्या कहते हैं, ऑक्यूपाई कर लेना, और उसके रिस्पॉन्स में कोई आगे इफेक्ट ना देना, जो नॉर्मली इफेक्ट हो रहा था लाइगेंड को, जो एगोनिस्ट है उसका इफेक्ट हो रहा था वो ना होने देना, यानी उस बाइंडिंग साइड को बस ऑक्यूपाई करना। और ऑब्वियसली जब ऑक्यूपाई होगा कोई पॉजिटिव आगे रिस्पॉन्स नहीं जा रहा होगा, तो जब कोई रिस्पॉन्स नहीं जा रहा तो इट्स मीन वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब क्या है कि आप एगोनिस्ट दे ही जा, एंटागोनिस्ट दे ही जा रहे, अब क्या है कि रिसेप्टर जो है उसमें अप रेगुलेशन कर देगा, वो कहेगा कि भाई इसने, चलो मेरे पहले पास 5 रिसेप्टर्स थे जो ये सारे एंटागोनिस्ट ने मर लिए हुए हैं, अब वो कहेगा चलो मैं 5 और बना लेता हूँ, वो 5 और बना के अपनी सेल मेम्ब्रेन में भेज देगा। अब क्या है, 5 पहले एंटागोनिस्ट ने तो रखे हुए थे ना, लेकिन जब 5 और आ जाएंगे वो क्या करेंगे, जो उधर फिर एगोनिस्ट आ रहा होगा, नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा होगा, मतलब बॉडी के अंदर
जो एंडोजीनसली प्रोड्यूस हो रहा वो आके उस वाले पे अटैच हो जाएगा और कुछ ना कुछ अपना रिस्पॉन्स जो है वो ले लेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे दो चीजें हो सकती हैं। आप एक तरह से तो ये कह लेंगे कि एगोनिस्ट आके अपना काम कर रहा है, तो वो एक तरह से फिर जो है वो सेंसिटिव हो गया है टुवर्ड्स रिसेप्टर एंड टुवर्ड्स इट्स रिस्पॉन्स। या दूसरी जुबान में आप ये भी कह सकते हैं कि एंटागोनिस्ट जो था वो रेजिस्टेंट हो गया है, यानी वो अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि जो आपके सेल था उसने और रिसेप्टर्स प्रोड्यूस कर लिए हैं और अब फिर से जो है वो एगोनिस्ट बाइंड होने लग गया। इसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एंटागोनिस्ट जो है वो जाके बस जगह एक तरह से उसको ऑक्युपाई कर रहा होता है। वो जब जगह ऑक्युपाई करता है तो जो नॉर्मली एक सिग्नल चल रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक काम है कि उसने ए मॉलिक्यूल से एक बी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना है रिसेप्टर की बाइंडिंग के बाद। अगर एंटागोनिस्ट उस जगह पे जाके बैठ जाएगा तो वो ए से बी नहीं बनेगा, तो ऑब्वियसली जब एक प्रोसेस रुक जाएगा, बेशक वो एंटागोनिस्ट उधर कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ उसने जगह मली हुई है, लेकिन जब एक रोड के आगे उसने एक हर्डल क्रिएट कर दी है तो ऑब्वियसली फिर आगे वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कुछ बच्चों को लगता है कि एंटागोनिस्ट जाके उधर कोई उल्टी चीज जो है वो चला देता है, मतलब कि ए की जगह ए से उसने बी प्रोड्यूस करने की बजाय ए की जगह सी प्रोड्यूस करने लग जाता है। ऐसा नहीं होता। उसने क्या करना है, उसने सिर्फ जाके ऑक्युपाई करना है और वहां जाके बस जगह जो है वो ऑक्युपाई करनी है, ताकि जो नॉर्मल प्रोसेस है वो आगे प्रोड्यूस ना हो, तो ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और ये साइड वाली डायग्राम जो है इसमें वही बताया गया है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो हमने पहले डिस्कस किए हैं कि वो किस तरीके से जाके न्यूक्लियस के अंदर फिर जो है वो आगे जीन्स को जो है वो उनकी जिस है कोडिंग और सब कुछ जो है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है, ट्रांसलेशन तो खैर साइटोसोल में होती है, तो दोनों फिनोमेना को ही वो डिफरेंट कर सकते हैं, मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं उनको। तो ये था आपका इस वीडियो का टॉपिक। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप्स।